आधुनिक भारत। आज हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो 1707 से लेकर के 1885 के पीरियड काल को, उसके बाद 1885 से लेकर के 1947 के पीरियड काल को, ठीक है। देखो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। आधुनिक भारत को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले 1707 से 1885 का जो पीरियड था उसको, उसके बाद 1885 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड काल था उसका। जो 1707 से 1885 का समय था वह अंग्रेजों के उत्कर्ष का और भारत के राजाओं का पतन का काल था, ठीक है। जो दरअसल 1707 से लेकर के 1885 के बीच में जो भी कुछ हुआ है वह मुगलों के पतन और अंग्रेजों के उत्कर्ष के कारण हुआ है, ठीक है। तो दरअसल 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद सारी की सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आना शुरू हो गई थी। लेकिन वहीं 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा तो बंगाल पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार कर लिया जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया जाएगा 1764 ईस्वी में, ठीक है। वहीं पर 1857 के आते आते लगभग हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पहले जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, विद्रोह हुआ है, उसके पहले अंग्रेजों के हाथों में सारी बागडोर आ जाएगी हिंदुस्तान की, ठीक है। उसके बाद 1857 के विरोध होगा। उसके बाद क्या होगा कि यह घोषित कर दिया जाएगा कि भारत में यहाँ के राजाओं का शासन नहीं चलेगा बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा, ठीक है। 1885 में हुआ कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1885 में होगी कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 ईस्वी में। जब 1885 ईस्वी में होगी कांग्रेस की स्थापना तो वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाएंगे। आंदोलन प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी उसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे इस पीरियड काल में, इसके दूसरे पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। 1885 से लेकर के 1947 तक का पीरियड काल पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे चलते हैं। अगर बात की जाए पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस की बात की जाए तो हम लोग मॉडर्न न्यू में पढ़ेंगे 1707 से 1885 के बीच में पढ़ेंगे मुगलों का पतन। क्या पढ़ेंगे? मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का
भारत में आगमन। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे भारत में नवीन राज्यों का उदय। क्या पढ़ेंगे? भारत में नवीन राज्यों का उदय। ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? आर्थिक प्रभाव। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। उसके बाद कुछ विकास हुए हैं अंग्रेजी के शासनकाल में। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। फिर क्या होगा? अंग्रेजों के समकालीन कुछ महत्वपूर्ण विकास। ठीक है। उसके बाद आएगा 1885, जब कांग्रेस की स्थापना होगी। उसके बाद होगा राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इतना सा सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। देख लेते हैं। आधुनिक भारत को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो 1760 से 1885 तक का पीरियड। उसके बाद 1885 से लेकर के 1947 तक का पीरियड। दरअसल ये पीरियड काल उस टाइम का है जब अंग्रेज भारत आए थे और उनका विस्तार हो रहा था। ठीक है। उसी बीच कुछ रिवोल्ट हुए, कुछ जो है हमारे देश में बदलाव आए, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्या चैप्टर था? मुगलों का पतन। हम लोग मतलब मुगलों का पतन देखते हैं। हाँ, पहला चैप्टर मुगलों का पतन था। 1707 से 1857। कब तक? 1707 से 1857 मुगलों का पतन। इन्होंने 150 सालों तक लगभग राज्य किया था। जब औरंगजेब मर गया तब भी। वो मुगल साम्राज्य जो अपनी वैभवता एवं संपन्नता के कारण पूरे भारत में, यानी कि पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता था। वो लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो उतना बड़ा शासन
पूरा प्रशासन बिखर गया। साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि डूबते डूबते उसको 150 साल से ज़्यादा लग गए थे। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, 13 मार्च 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद इतने काबिल शासक नहीं थे मुग़ल काल में जो बागडोर संभाल पाते, और धीरे धीरे मुग़लों का पतन होता चला गया, धीरे धीरे नाश हो गया इतना बड़ा साम्राज्य। ठीक है, तो अगर बात की जाए औरंगजेब के बाद के जो भी राजा है उन्हें उत्तरवर्ती राजा कहा जाता था, उत्तरवर्ती मुगल कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि 1707 ईस्वी में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जितने भी राजा हुए उनको उत्तरवर्ती राजा कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है। मुगल काल का आखिरी बादशाह औरंगजेब आलमगीर था, सीधी सी बात है। इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा, लेकिन मुगल काल का सबसे लंबा शासनकाल जो माना जाता है वो औरंगजेब का ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए इसके पास कुल कितने राज्य थे, कुल 21 सूबे थे, सबसे लंबा 21 राज्य थे। ठीक है, औरंगजेब के पास कुल 21 राज्य थे जिस पर इसका अधीन था। इसी को सूबा कहा जाता था, उस टाइम सूबा कहा जाता था। ठीक है, 21 सूबे थे इसके पास। जिसमें से 14 सूबे उत्तर भारत के थे और 6 सूबे दक्षिण भारत के थे और एक सूबा अफगानिस्तान के काबुल का था। कितना था देखिए, इसमें से एक सूबा जो है, एक सूबा अफगानिस्तान के काबुल का था। बाकी 14 सूबे जो थे, 14 सूबे दक्षिण भारत के थे। 6 सूबे जो थे वो उत्तर भारत के थे। कहाँ के थे? उत्तर भारत के। टोटल 21 सूबे थे इसके पास, और इसी का जो वो माना जाता है, साम्राज्य माना है, सबसे विशाल साम्राज्य था इसी का था। ठीक है, इतने सूबे किसी के राज्य में नहीं थे। औरंगजेब के कुल 5 बेटे थे, जिसका नाम था पहला औरंगजेब के 5 बेटे थे जो इस प्रकार थे: सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कौन था? मोहम्मद सुल्तान, दूसरा मोहम्मद अकबर, तीसरा मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, चौथा कौन था? मोहम्मद आजम, पांचवा कौन था? मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, इतने लोग थे। लेकिन इनमें से जब औरंगजेब जीवित था तभी 2 बेटों की मृत्यु हो गई थी। किसकी? सुल्तान और अकबर की। और इसमें से 3 जीवित थे। लेकिन बात क्या हुई, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो क्या होगा, इन तीनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई आपस में। ठीक है,
सिंहासन को लेकर के। तो इसमें एक युद्ध लड़ा गया 1707 ईस्वी में, जो था जजायों का युद्ध। जजायों का युद्ध, ठीक है, 1707 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें लड़ा मुअज्जम और कौन था, आजम था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें मुअज्जम की जीत हुई, आजम की हार हो गई। जब मुअज्जम की जीत हो गई तो इसने ही अगला शासन संभाला, अगली राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद बैठने के बाद इसने जो है कामबख्श की हत्या करा दी, ठीक है, यानी कि इसने अपने दोनों भाइयों को मार करके यह राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। लेकिन किस नाम से राजगद्दी पर बैठा, मुअज्जम के नाम से नहीं, या बहादुर शाह के नाम से का बैठा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा। 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। जबकि जब यह राजगद्दी पर बैठा तो इसकी एज जो थी वो 63 वर्ष की थी। कितनी थी, 63 वर्ष, ठीक है। क्योंकि इसकी एज ज़्यादा थी इसलिए इसको बूढ़ा बादशाह कहते हैं। बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता था, ठीक है। इसी को शाहे बेखबर कहा जाता है, शाहे बेखबर, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, शाहे बेखबर कहा जाएगा। और इसी ने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। मेल मिलाप की नीति अपनाई। क्या किया, चूंकि मेल मिलाप की नीति क्या होती है देख लीजिए। दरअसल जब 63 वर्ष का होगा, सबसे बूढ़ा बादशाह था, बहुत ज़्यादा उम्र में राजगद्दी पर बैठा, तो इसको लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं आया। चूँकि ये जीत वैसे भी नहीं पाता क्योंकि कुशल शासक नहीं था, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिखों के 10वें इसने किया सिखों के 10वें गुरु एवं आखिरी गुरु के साथ, जो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। उनके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक है। लेकिन यह मेल मिलाप की नीति जो है ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। गुरु गोविंद सिंह की 1707 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई। 1708 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई 1708 ईस्वी में, तो जो सिखों की बागडोर थी वह इसी का चेला यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के चेले बंदा बहादुर सिंह के हाथ में आ गई। बंदा बहादुर सिंह के हाथ में आ गई, ठीक है। अब एक बार फिर से बंदा बहादुर सिंह नाराज हो गया बूढ़ा बादशाह से और जो है रिवोल्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो बूढ़े बादशाह ने 2-3 लोगों से और संधि की थी, ठीक है। एक सेकंड तारे।
इसने बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ एवं भरतपुर का एक जाट था जिसे चूड़ामल जाट कहा जाता था, उसके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। इसने एक दो लोगों के साथ और मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। पहला तो मराठाओं से किया था, मराठाओं से। दूसरा छत्रसाल से, तीसरा जो है चूड़ामल से। इन तीनों लोगों से मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। ठीक है, चूड़ामल जाट शासक था। ठीक है, जाट शासक चूड़ामल। ठीक है, इसी ने साहू जी महाराज को रिहा किया। ठीक है, इसने साहू जी महाराज को रिहा किया। साहू जी था कौन, अब इसको देख लेते हैं। दरअसल जब मराठाओं थोड़ा सा पीछे चलते हैं। औरंगजेब साहू जी कौन था ना। देखिए, जब औरंगजेब जीवित था तो उसके 5 पुत्र थे। पहले का नाम था, दूसरे का नाम था अकबर। ठीक है, इसी अकबर ने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। जब अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया तो दरअसल विद्रोह करने के बाद वह चला गया मराठा साम्राज्य में, मराठा के साथ मिलकर रहने लगा था। उस टाइम वो मराठा साम्राज्य के जो शासक थे वो थे शिवाजी। ठीक है, और इन्हीं शिवाजी के पौत्र यानी कि ग्रैंडसन पौत्र थे साहू जी। ठीक है, जब औरंगजेब को पता चला कि अकबर जो है विद्रोह करने के बाद मराठा साम्राज्य में मिलकर शिवाजी के पास रह रहा है, ठीक है, तो उस औरंगजेब ने कहा कि चलो चलते हैं वहाँ पे विद्रोह करने, और वह अभियान दक्षिण अभियान पर निकल गया। उसके बाद करता क्या है, यहाँ के 2 सूबे जो फेमस थे, एक बीजापुर था, और दूसरा था गोलकुंडा। ये दोनों सूबे जो थे इसके पास थे, मराठा साम्राज्य के शिवाजी के पास थे। और इन्हीं 2 सूबों को जीतने के लिए औरंगजेब दक्षिण अभियान पर निकला था। और जबकि चूंकि इसको पता था कि शिवाजी के पास जो विद्रोही बेटा है अकबर वह रह रहा है, तो इसीलिए इसने जो है नीति बनाई कि चलो चलते इसका भी काम हो जाएगा, और बीजापुर और गोलकुंडा जो 2 सूबे थे, इम्पोर्टेंट सूबे थे दक्षिण के, उसको अपने राज्य में मिला लिया जाएगा, यानी कि मुगल शासन में मिला लिया जाएगा। इसीलिए इसने शिवाजी पर आक्रमण किया, बीजापुर गोलकुंडा को मिलाया। ठीक है, उसके बाद शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करके इसके बेटे साहू जी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।
जब गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को अपने साम्राज्य में लाया, यानी कि मुग़ल साम्राज्य में लेके चलाया, मुग़ल सल्तनत में लेके चलाया। तो इसी ने जो है, इसी को शाहू जी को बूढ़ा बादशाह ने आज़ाद कर दिया था। लेकिन जब आज़ाद किया शाहू जी को, तो यह जब आज़ाद होते ही शाहू जी चूँकि अपने राज्य का उत्तराधिकारी था, तो शाहू जी गया मराठा में। ठीक है, कहाँ गया? मराठाओं के पास गया, यानी दक्षिण में गया अपना राज्य लेने के लिए। तो वहाँ पे शासन कर रही थी हाँ, जब वो गया शाहू जी अपने मराठा, तो पाता क्या है कि वहाँ पे ताराबाई जो थी, ठीक है, जो ताराबाई थी वह वहाँ पे अपने बेटे, ताराबाई अपने बेटे के नाम पर शासन कर रही है। अब ये ताराबाई कौन है, इसको पहले देख लेते हैं ना। जब औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी थी, तो शासन की बागडोर जो है संभाजी के भाई राजा राम के हाथों में आ गई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद राजा राम की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई, अंग्रेजों के नहीं, औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। तो क्या हुआ था, जब औरंगजेब के द्वारा राजा राम की भी हत्या कर दी गई, तो उनकी पत्नी, राजा राम की पत्नी, राजा राम की पत्नी जो है अपने बेटे, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की थी, बेटे की उम्र, उसी के नाम से जो है शासन करने लगे। तो इसीलिए जब शाहू जी पहुंचता है, तो एक युद्ध लड़ा जाता है, किसके साथ? ताराबाई और शाहू जी के बीच में। अपना राज्य लेने के लिए आया था वो। इसे बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं? खेड़ा का युद्ध, जो लड़ा गया था 1707 ईस्वी में। ठीक है, इसमें ताराबाई की हार होती है और शाहू जी महाराज राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1707 ईस्वी में।